So, very good evening, students. So, welcome back to you all in the session of plant pathology. That is the part, agriculture microbiology. That is the part of plant pathology. ठीक है, तो प्लांट इसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो हम लोगों ने इसमें बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया था. डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इसका स्कोप, इंपॉर्टेंस, इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपका पूरा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब हमने डिस्कस कर लिया था, है ना. उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में आगे की चीजें, जो कुछ चीजें रह गई थी. तो पहले मैं बात कर लेता हूं उसी में एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज. तो एंटीबायोटिक की पहले बात कर लेता हूं.
यही चार बातों के अलावा आखिरी कोई बात इस क्षेत्र में आई हो हम लोग ये बताओ। एक बीच में अगर फोर बनाना बाइक कर रहा है
प्रॉफिट का लॉस तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा 9 फैमिली 60 लिखा है तो आंसर है प्रॉफिट वाला फैमिली 0.7 आगे एग्जाम हमने क्या बोला है एग्जाम लॉस कैसे करते हैं और यहाँ पे मेरा हो गया एक का करवाया तो हमारा कॉन्सेप्चुअल काम करोगे इसी को मतलब एक बात तो एक ही करके करता हूँ मैं वो भी जो कार्य बताया तो और भी तरीका है हम ये आर्टिकल अब अगला क्वेश्चन क्या है ये और एक मैथ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं ना वो सब ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं एक बात मैं बताता हूं ए मैन सोल्ड हिज पेन फॉर ₹24 गोल्ड कितने में मिला है and his profit percent numerical equal to the cost price profit जो परसेंट है वो numerical equal है किससे और तो ये चीज क्लियर नहीं होती है इसका मतलब चीजें क्लियर होके नहीं आ रहा है कैसे ये सेलिंग प्राइस है हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे सीधी कितना प्रॉफिट बाय एक्सपोनेंट का पेपर कितना 100 प्लस x सब बोला जाता है अरे 10% का होगा तो आप 110% देखिए तो वैसे 8% है तो 100 प्लस 8% ये हमारा क्या है ये कितना चीज है मल्टीप्लाई कर और तीन सेंटीमीटर प्लस 100 और ये इधर आ गया माइनस 2 मतलब किसी ने बचा क्या बचा तो जब ये प्लस और माइनस होता है तो दो फैक्टर आते हैं एक नेगेटिव आता है और एक लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करो तो बड़ा फैक्टर पहले लिखना ये माइनस बता रहा है आपको ये ऐसे फैक्टर इनको माइनस करके आंसर आएगा तो कितना 120 into 20 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा दोनों को माइनस करो तो कितना बड़ा फैक्टर पहले पूरा में बाद में को नेगेटिव हमने बताया हम आगे एक्सप्लेन करो पूरा पेपर पर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसको ऑप्शन से ही कर लेंगे कैसे मालूम अब आपका ये पीपी पूछ रहा है कि नहीं तो पीपी कितना आता बोलो वैसा है तो ये पूछ रहा है वही तो ऑप्शन में होता है जो पूछ रहा है वही तो ये कह रहे हैं कि भाई जब $12 पीपी है तो प्रॉफिट कितने का होगा प्रॉफिट कितना पीपी माइनस होगा आप देखो नीचे बताना है मैं अपने को लेके और तब से 24 आएगा क्या नहीं 14 अगर पीपी है तो प्रॉफिट भी कितने का होगा 14 का बेटो कितना है तो इसको 24 आएगा क्या नहीं आएगा ये एक दूसरा कहाँ आएगा कितनी आएगा ये 15 अगर है तो प्रॉफिट कितने का होगा
तो ऊपर ये 3 लगा सकते हो 1 2 एकदम लगा के फिर और ये एक नहीं तो इनका प्रॉब्लम का आइसोलेशन में हो गया ये बन बन 2 किलो 12 किया आया पूरे ब्रेक में जो पोजीशन वाले की पोजीशन और एजुकेशन में दो भी आना इसी जो क्वांटिफिकेशन पढ़ के आया होगा तो जानकारी कभी-कभी दोनों फैक्टर पॉजिटिव सही हो जाती है ये बात बना दीजिए उतना ही परफॉर्मेंस होगा ऐसे इन सी की क्या पूछ रहे हैं सी तो सी की ऑप्शन में लिखा होगा और सीपी अगर 12 में तो 12% का ही प्रॉफिट वाला करते हैं तो बेटा में कितना हमारा 100 तो बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पहले एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडी की मैं बात कर लेता हूँ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक होगी। पहले भी मैंने आपको बताई है प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, चलिए एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। याद रखिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी की, ये प्रोटीन भी होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। मतलब समझ रहे हो, ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर। बात समझ में आए? तो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों हो सकते हैं और ये बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन जा रहा हो, है ना। जैसे सपोज करो कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया, एंटीजन जिसे आप कहते हो, कोई एंटीजन गया, वो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी हो सकता है, गया अंदर, तुरंत एकदम हमारे ब्लड के अंदर में एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट होगा और वो ऐसे तौप लेके खड़े हो जाते हैं कि हम इंफेक्शन नहीं होने देंगे, हमला नहीं होने देंगे। बात समझ में आए? यानी कि अल्टीमेटली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद कई टाइप के होते हैं, जैसे आईजीजी पहला टाइप। आईजीजी बोले तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एक और लाइन यहां पे लिख देना, एंटीबॉडीज आर द वाई शेप स्ट्रक्चर। वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर के बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, कई टाइप के होते हैं। पहला होता है आईजीजी, है ना। याद रखिए 5 टाइप के एंटीबॉडीज में पहला है आईजीजी। याद रखना यही आईजीजी 75 to 80% पोर्शन, टोटल एंटीबॉडीज का 75 to 80% पोर्शन ऑक्यूपाई होता है। मतलब सबसे ज्यादा आपका आईजीजी ऑक्यूपाई होता है। मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि एक सिंगल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रोल है इसका? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन को बाहर भगाना, न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, टॉक्सिन या कोई भी पैथोजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप है आईजीएम। याद रखना ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, 5 यूनिट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और टोटल एंटीबॉडी का 10% पोर्शन प्रेजेंट होता है एज ए आईजीएम। क्या रोल है इसका? ये आपका, है ना, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में सबसे पहले डेवलप होता है। बात समझ में आया? और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आईजीए। ये आपका मोनोमेरिक फॉर्म में भी होता है, डाइमेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि 2 सब यूनिट की फॉर्म में होता है, सिंगल सब यूनिट की फॉर्म में भी होता है। और टोटल एंटीबॉडी का 10 से 15% पोर्शन आपका आईजीए के थ्रू ऑक्यूपाइड होता है। बात समझ में आया? आपसे वो इन सब पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान से समझ लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो 10 से 15% पोर्शन आपका आईजीए के थ्रू ऑक्यूपाइड होता है। और इसका क्या रोल है? जो भी आपका
सैलाइवेटिक चीजें, जैसे आपका बेबी मिल्क है ना, टीयर्स, पसीना है ना, जो भी लिक्विड वाली चीजें है ना, तो उसमें आपका IgA प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बात समझ में आया? और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका IgE। IgE बोले तो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, 0.001%, ठीक है। और इसका क्या रोल है? जो भी एलर्जिक रिएक्शन है वो कॉज करना है ना, बॉडी के अंदर में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका IgD, याद रखना ये आपका मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये भी 0.2% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज का 0.2% पोर्शन ऑक्युपाइड इसी के थ्रू होता है IgD। इसका क्या रोल है? बी सेल को एक्टिवेट रखता है और मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है, और यही बी सेल होती है जो आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है IgD। तो ये 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं बच्चों जो मैंने बताया आपको। इनकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर, ये ध्यान से समझिए थोड़ा, है ना। एक पॉलीपेप्टाइड एरी है ना, दूसरी पॉलीपेप्टाइड एरी इधर ये है, इसकी दूसरी ये है, इसकी दूसरी, यानी कि VL और VH से मतलब समझ रहे हैं। V बोले तो वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन है ना, और C बोले तो कांस्टेंट रीजन। ध्यान से समझिए थोड़ा। तो बच्चों वेरिएबल रीजन ये लाइट चेन है, तो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, और लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन। ध्यान से समझिए थोड़ा। उसके बाद हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन। अब कांस्टेंट रीजन इसके बहुत ज्यादा है, बड़ी चेन है, CH1 CH2 CH3, सेम बिल्कुल ये दूसरी बात हो गई है ना, इसी की तरह बिल्कुल सेम ये हो गया, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन दोनों का हो गया, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन है ना, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन हो गया, और वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ये वाला आपका वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन हो गया, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये और कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। ध्यान से समझिए कि जो भी पहले पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से जुड़ी होगी, किसके थ्रू जुड़ी होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होगी। आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस बारे में। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये पॉलीपेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है, और याद रखना यहीं पे आकर के आपका है ना, जो भी एंटीबॉडी है ना, है ना, ये कहां से बाइंड अप करता है? ये आपके एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये देखिए, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां पे है? वेरिएबल रीजन पे। आपसे वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से बाइंड अप करता है और उसे किल करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। बात समझ में आया? तो ये आपका एंटीजन हो गया, है ना, और ये है ना, और ये कहां पे बाइंड अप करता है? वेरिएबल रीजन पे, लाइट और हेवी चेन पे, ठीक है। तो भाई स्ट्रक्चर की मैंने बात कर ली, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पूरा एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक की यहाँ पे बात हो गई, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं बॉडी। हाँ क्या ये? हाँ ये मोनोमर, ये मोनोमेरिक फॉर्म है। ये 5 यूनिट जुड़ी होंगी तो पेंटामेरिक बन जाएगा, है ना, 2 जुड़ी होंगी तो डाइमेरिक बन जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ढोले, तबीयत सही है? तुम तो गायब हो गए जिंदगी से यार, हैं?
समझ रहा हूँ। ऑल सिलेबस में भी एक्सेप्शन इंग्लिश ही पढ़ा है। ओल्ड में नहीं, ओल्ड में तो अभी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का है ना। हाँ, अभी जो चल रहा है ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है, और जो अभी इससे पहले हुआ है न्यू सिलेबस का पार्ट। ये माइक्रोबायोलॉजी हाँ, नहीं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो ये अलग हो गया, ये रूरल सोशियोलॉजी है। ये कल क्लास हैम्पर हो गया था, उसके बाद दूसरे वाले में मिलेगा इसकी आधी क्लास। हाँ, ये इसकी आधी क्लास ये इसी का है, कल का है ना। ये इसी का, इसके बाद इसमें कनेक्ट किया था, तब लोगों पे लिंक किया था, है ना। ये पूरी एक ही क्लास है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन का रूरल सोशियोलॉजी न्यू सिलेबस, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स की बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे की बात कर लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पहले थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा एकदम बताओ, फिर बाद में बताओ ऐसे ऐसे सब कुछ बोलोगे ऐसी तो बात है। हाँ ये देखो कैसे करके बताओ, अगर एज्यूम करके ही करना होगा तो कैसे करोगे। ये लास्ट में हमने बोले कि दोनों का दोनों सेलिंग प्राइस सेट है। अभी दो एनिमल्स मिक्स है, एक सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ और सेलिंग प्राइस ऑफ कैमल, दोनों का एक नहीं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। एक को बेच रहे हैं आप कितने के प्रॉफिट में, और उसको बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट, और इस कैमल को बेच रहे हैं 25% के ये दोनों को खरीदी कितने में लाया है 51,200
50 rupees में खरीद के लाया है दोनों एनिमल को, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन, और इसका सीपी करना किया है, इसका सीपी कितना बनाना है, 25% का प्रॉफिट हो गया तो देखो इसका सीपी कितना होगा, दोनों सामान्य मैंने बनाया है, एक को लाया है एक को सीपी वाला लॉस 20% का लॉस हो गया है तो डिस्काउंट करके एक इसका सीपी कितना है, अब ये भी लिखवाना पड़ेगा और कितना हो जाएगा पहली प्राइस दोनों का बराबर है ना, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन, प्रॉफिट हो गया बेटे कितना होगा 20% का लॉस हो गया तो बेटे नहीं, तो देखो ये नीचे से नीचे का नंबर नहीं आ रहा है ये बच्चा हमारे पास Let micro focus. दोनों चीजें हो सकेंगी
What brilliant washing machine, hey Bhagwan! Brilliant washing machine. 4 rupees 57. How each one is upgraded. 15% off. You can now both at the same side of daily night ये क्या है प्रॉब्लम है तो दोनों का मिलाकर कितना सीखी है देखो ये साइड ये बाकी मशीन है ये रेप्रेजेंटेटिव है दोनों को कितना टाइम चलाया 150 और ये दोनों को कितना टाइम चलाया ये अभी वो ट्रेनिंग प्राइस लेंगे तो आप कंपेयर करो बाकी मशीन क्या लेंगे यहाँ काटने की चीज
छोटा रखी जाओ तो उसको काट दो। अब इसको छोटा मत करो, दोस्तों पता है क्या, यदि छोटे बच्चों को जैसे तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर हाफ करोगे तो 16 अब 2 से डिवाइड कर दो, अब आगे हम लोग इस पर आ गए और इसको क्रिएट और जिसका इसमें दो पैसा समझना है नहीं हुआ है तो क्या हम चलेंगे बिल्कुल ऐसा कोई भी फील नहीं करेगा ये लैब में बताया बस ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन डिस्काउंट ऑलवेज
Here is a profit 25% on अभी कुछ ही पहले क्वेश्चन क्या है हम उसको देखते हैं पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर पहले को देखते रहेंगे हम दूसरे को लिखेंगे फिर पहले को लिखते रहेंगे फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर वो बच्चा हमको पता लग जाएगा तो वो लिख लो हमको बता There is a profit of 25%. 25% का profit कितने बन रहा है? 25% का मतलब बन रहा है? कोई कुछ भी नहीं बोलता है तो हम जानते हैं profit और loss हम लोग कैलकुलेट ऑन। इस बात को ये बोल रहे हैं कि there is a profit of 25% on। तो हमने इनके कहने के अकॉर्डिंग क्या मान लिया? पहली साइड कितना? Profit कितना? रेट कितना क्या दुकान बेच रहे हैं 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया खरीदते तो कितना लाया है तो हमसे दूसरा प्रॉफिट Option. If there is a profit on cost side, तो आया भैया कौन सा 20% का प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस हुआ प्रॉफिट कितने का हुआ तो देखेंगे कितने में आगे क्या कह रहे हैं and its profit percent on the profit percent on the selling price profit कितने का होगा on the selling price इस बार profit कितने करना है selling price को कैलकुलेट करना है selling price कितना है There is a loss of 25%.
On the edge, बोल रही है, और ये माइक्रोबायोलॉजी का on the edge, और एक रुपये का लॉस हो गया, तुम दिमाग नहीं करते, एक छोटा सा बच्चा वाला भी बच्चा बताएगा भी बात। तो बच्चों मैं आगे की बात कर लेता हूं और मैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर, सोइल, फूड की बात कर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर और सोइल, तो इसमें जो है सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर की बात करूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। देखो एयर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, अभी आप स्टडी करें इस पूरे कमरे की, है ना, रूम की, तो एक सपोज करो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक वेंटिलेशन रख दें और ऊपर से धूप आ रहा हो, तो जब धूप नीचे आता है ना, उसकी रेज नीचे आती है, तो आप देखते हो धूप में कितने सारे पार्टिकल दिखते हैं ना। वो पार्टिकल आपके बहुत सारे माइक्रोब्स, बात समझ में आया? उसमें मे बी हार्मफुल माइक्रोब हो सकते हैं, मे बी बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। दो तरह के माइक्रोब्स हैं आपके, ठीक है। तो उन सब की स्टडी करना आपका एयर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ माइक्रोब फाउंड इनटू द एयर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस कॉल्ड एज द एयर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है इनका? सबसे पहले तो क्या सोर्सेस हैं जो माइक्रोब्स हैं इनकी, ये आपके वाटर से डेराइव्ड हो सकते हैं, फूड से हो सकते हैं, सोइल से होते हैं, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी से डेराइव हो सकते हैं। दूसरा ह्यूमन हेल्थ, ये मे बी ह्यूमन हेल्थ के लिए, है ना, हार्मफुल हो, ठीक है। तो क्या करना होगा, जो माइक्रोब्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं एयर माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ताकि उनका, है ना, अकॉर्डिंगली हम डायग्नोसिस कर सकते, ठीक है। तो दूसरा है इसमें, एक तो हो गया जो है पब्लिक है, ह्यूमन हेल्थ हो गया, पहला सोर्स हो गया, दूसरा ह्यूमन हेल्थ हो गया, नेक्स्ट है आपका फूड कंटामिनेशन, ठीक है। तो यही एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं जो फूड को भी कंटामिनेट करते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे एग्जांपल है कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे बैसिलस है, माइक्रोब्स है और स्टेफाइलोकोकस है, फंजाई में ईस्ट है या मोल्ड है, ठीक है। ये आपका कंटामिनेशन ऑफ फूड करते हैं और आपकी एयर में पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर हो गया। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर में भी, है ना, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इनटू द वाटर कॉल्ड एज द एयर वाटर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, वाटर की जो क्वालिटी है ना, वो आपका प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइक्रोब पे डिपेंड करती है। बात समझ में आए कि आपको सपोज करो आपके वाटर में हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, तो आपके पीने लायक नहीं है वो पानी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटी बताता है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, अब आप क्या करोगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे जो भी वाटर टैंक है ना, और रेगुलर मॉनिटरिंग करके आप काफी हद तक ह्यूमन डिजीज के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इकोसिस्टम फंक्शनिंग, लेकिन एक और बात यह है कि जो आपका इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, उसमें क्या है, वही माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं, है ना, पोल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जो भी पानी में रहने वाले और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको वो न्यूट्रिएंट वो यूज करते हैं और उनकी ग्रोथ पॉसिबल होता है। तो ऐसा भी है, ठीक है। दूसरा, कौन कौन से बैक्टीरिया, फंजाई हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया आपका इकोलाई या साल्मोनेला, जो आपके खास तौर से वाटर में पाए जाते हैं। फंजाई में ईस्ट और मोल्ड हो गया, और प्रोटोजोआ में जियार्डिया, ठीक है, ये आपके पानी में पाए जाते हैं। चलिए, उसके बाद सोइल माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन द सोइल कॉल्ड एज द सोइल माइक्रोबायोलॉजी। तो सोइल पहला है सिग्निफिकेंस में, सोइल हेल्थ।
बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, जो माइक्रोब्स आपके सोइल में पाए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का काम करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, रिजल्टिंग सोइल फर्टाइल, यानी कि सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं और सोइल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका प्लांट ग्रोथ। अच्छा, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले माइक्रोब्स हो गए, फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन वाले माइक्रोब्स हो गए। मैंने पूरा आपको सोइल में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया था, उसमें पूरा एजोटोबैक्टर, राइजोबियम सबके बारे में बताया। वो सर अब आपके जो है प्लांट ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। ठीक है, दूसरा आपका बायोरिमेडिएशन। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो सोइल के अंदर में जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं उनको डिग्रेड या डिकम्पोज कर देते हैं, ये आपका बायोरिमेडिएशन हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं इसमें, जैसे राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर, फंजाई, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, एक है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब फाउंड इन द फूड कॉल्ड एज द फूड माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें भी क्या सिग्निफिकेंस है, फूड स्पॉइलेज, पहला है फूड स्पॉइलेज। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा जो आपका फूड है वो कैसे खराब हो रहा है, स्पॉइल कैसे हो रहा है, उसका क्या रीजन है। ठीक है, और उसके बाद जो पैथोजन उसमें पाए हैं वो बैक्टीरिया है या फंजाई है, हम माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो बैक्टीरिया है या फंजाई है, अकॉर्डिंगली हम उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, उनके अनफेवरेबल टेम्परेचर पे स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज करो अभी बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, आपने फ्रिज में रख दिया तो खराब नहीं हो, उसमें ग्रोथ इतना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर होता है और फंजाई के लिए 25 to 28 होता है। ठीक है, चलिए, और लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो फूड प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, जैसे ईस्ट है आपका, है ना, ईस्ट आपका अल्कोहल प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, शुगर प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो भाई ये आपके मैंने, है ना, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर, सोइल, फूड की यहाँ पे बात कर ली। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना ही करते हैं, थोड़ा सा आपका बैक्टीरिया, ये मोल्ड और वायरस बचा है ना, इनका क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर में हम 15 से 20 मिनट में इसे बता देंगे। ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी ऑलमोस्ट आपका फिनिश है, तो अगले लेक्चर जो भी होगा पहले थोड़ा सा ये इस पे फोकस कर लेंगे, वायरस और मोल्ड पे, है ना। तो अभी जो है आपका प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और उसी में थोड़ा सा इसका बता देंगे पहले, वायरस और मोल्ड जो बचा है आपका। ठीक है, बाकी वायरस के बारे में बेसिक तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना, लेकिन वायरस क्लासिफिकेशन और मोल्ड का क्लासिफिकेशन उसमें आपको बता दें। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी कल बात करते हैं। ठीक है, हैं? किसका? पेंटामर का? तो पेंटामर का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। एक मिनट मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, इस तरह से पेंटामर जुड़े होते हैं, है ना। एक पहला एंटीबॉडी ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। वाई शेप स्ट्रक्चर वैसे जैसे मैंने आपको बताया, इस फॉर्म में जुड़े होते हैं। ये डाइमर है तो वो इस फॉर्म में ऐसे जुड़ा होगा, ये डाइमर हो गया। बात समझ में आया? तो दो, पहला एंटीबॉडी ये रहा, दूसरा ये रहा, है ना। तो ये आपका डाइमर इस तरह से जुड़ा होगा, पेंटामर इस तरह से जुड़ा होगा। ये
चलो बाकी अगले लेक्चर में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, बाकी बात करते हैं।